हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपके साथ फिर मौजूद हूँ आपको पढ़ाने अकाउंट्स। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले अपने वीडियो में पढ़ा रही थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रिलेवेंट रेवेन्यू, प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, वेरिफेबल ऑब्जेक्टिव। जिसमें से पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रिलेवेंट रेवेन्यू। जैसे कि आप जानते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो एक परफेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उसका रिलेवेंट रेवेन्यूज और कॉस्ट जानना होगा, जिससे कि हम एक परफेक्ट प्रॉफिट निकाल सकें। हम हमारे पीएल अकाउंट में जिससे हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, वहाँ पे उसी कॉस्ट को दिखाएंगे या उसी रेवेन्यू को दिखाएंगे जिस अकाउंटिंग पीरियड्स का हम अकाउंट्स बना रहे हैं। हम उस कॉस्ट को नहीं दिखाएंगे जो दूसरे पीरियड्स का है। तो उसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा एक्सपेंसेस हम इस पीएल में दिखा सकते हैं और कौन कौन से रेवेन्यूज हम इस पीएल में दिखा सकते हैं और किसको हमें अगले पीएल में दिखाना है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। पहला चीज है, हमको देखना पड़ेगा रिलेवेंट एक्सपेंसेस। रिलेवेंट एक्सपेंसेस कौन कौन से एक्सपेंसेस इस साल के पीएल के लिए हुए हैं। जो एक्सपेंसेस हम जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं इस साल पीएल में, उसको कमाने के लिए हमको खर्चे हुए हैं, वही एक्सपेंसेस हम इस साल अपने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसमें से कौन कौन से हैं? पहला एक्सपेंसेस है रिलेवेंट एक्सपेंसेस में होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो खर्चे हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने दिए नहीं है। तो इस साल जो हम प्रॉफिट कमाए हैं उसको कमाने के लिए हमें ये खर्चा तो कर रहे हैं, हम अभी तक भले ही नहीं दिए, हम बाद में देंगे। तो ये एक खर्चे के रूप में पीएल साइड के डेबिट साइड में आएगा। जो हम कर चुके हैं लेकिन अभी तक पेड नहीं किए, उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारा लायबिलिटी है, हम फ्यूचर में देंगे, लेकिन जो प्रॉफिट हम कमाए हैं उसको कमाने के लिए ये खर्चे हमने किए हैं, तो इसको दिखाया जाएगा एज एन एक्सपेंसेस इन द पीएल अकाउंट ऑफ दिस ईयर। सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? जो खर्चे अब इस साल के नहीं है, हमने पहले से पे किए, अगले साल के खर्चे हैं जो हमने पे किए। जैसे कि हम किसी को सैलरी एडवांस में दे दिए हैं, वेजेस एडवांस में दे दिए हैं, कुछ भी खर्चे जो अगले साल का रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमने एडवांस में दे दिए हैं, उनको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करा जाता है? इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है एज एन एसेट, क्योंकि वो हम पिछले साल के लिए इस साल पे किए हैं। तो इस साल उसको पीएल अकाउंट में ना दिखा के इसको एज एन एसेट हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। तो ये इस साल का खर्चा नहीं है, अगले साल का खर्चा जो हम एडवांस में दे दिए हैं। सेकंड क्या चीज का हमको ध्यान देना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो स्टॉक हमने बनाए थे लेकिन वो हम बेच नहीं पाए हैं, हमारे पास बच गया है। उसको हम क्या करेंगे? उससे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उसको हम अपने इस साल के पीएल से निकाल के एज एन ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर के पीएल में ओपनिंग स्टॉक के जैसे, जिसको हम अगले साल बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। इसीलिए इसको दिखाया जाता है, लेके जाया जाता है इस साल के पीएल से बैलेंस शीट में दिखाते हैं और हम नेक्स्ट ईयर या एज अ पीएल अकाउंट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को इस साल का क्लोजिंग स्टॉक में जो भी खर्चे हुए हैं सब ऐड करके ये एक एसेट के रूप में हमारे बैलेंस शीट में जाता है और नेक्स्ट ईयर हम पीएल में इसको एज एन ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। ठीक है। फिर और क्या क्या चीज बात का ध्यान रखना पड़ेगा? हमको ध्यान रखना पड़ेगा इनकम एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब जो इनकम हम एक्रूड हुआ है, मतलब हो गया है, या फिर हमको एडवांस में मिल गया है, जब जो अब तक हम कमाए नहीं है, कोई हमको पहले से दे दिया, उसको बोलते हैं इनकम एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस। ये एक एसेट है, लाइबिलिटी है, मतलब ये इस साल का इनकम हमारा नहीं शो करेगी, इसको हम लेके जाएंगे एज एन एसेट बैलेंस शीट में और
नेक्स्ट ईयर के इनकम में ये दिखाया जाएगा इनकम एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमको नेक्स्ट ईयर में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक लायबिलिटी की जैसे इसको तो एक लायबिलिटी की जैसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साल का इनकम नहीं है, हमको नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है। तो ये इनकम एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस एज ए लायबिलिटी बैलेंस शीट में आएगा और उसको हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, ठीक है। फिर और क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रेवेन्यू और इनकम। मतलब हमको हमारा बहुत सारा इनकम है जो डाउटफुल है, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमें एक प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा कि ये इनकम शायद हमको नहीं मिल सकता है। मतलब हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि बहुत सारे हमारे इनकम से उनमें से कुछ इनकम शायद हमारा नहीं हो सकता, उसके लिए प्रोविजन पैसा अलग से निकाल के रखना पड़ेगा कि हमको शायद ये इनकम शायद हमारा नहीं हो सकता। तो इसको एज एन एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बनाना पड़ेगा जिसमें लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल रेवेन्यू और इनकम, ठीक है। ये एक्सपेंस की तरह होता है, क्योंकि हमारा हर इनकम हमको मिले ये जरूरी नहीं है, बिजनेस में कुछ इनकम डूबता है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। फिर लॉस इनकम, जो प्रेजेंट पीरियड में जो लॉस हुआ है उसको भी हमको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा एज अ लॉस। ये एक हमारा खर्चा ही है लॉस, तो वो भी आता है, कहाँ आता है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि प्रिंसिपल ऑफ मतलब कॉस्ट एंड रेवेन्यू, मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू मैच करना चाहिए। जो रेवेन्यू इस साल का जो हमारी कमाई है उसी को दिखाना है और एक्सपेंसेस भी वही दिखाना है जो इस साल के अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू कमाने के लिए हुआ है। तो ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलेवेंट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस इस साल के रेवेन्यू कमाने के लिए खर्च हुआ है खाली उनको दिखाया जाए, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। फिर इनकम एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस, जो भी इनकम एक्रूड हुआ है या जो एडवांस में मिला है वो इस साल का इनकम के तौर पे ना दिखा के उसको लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, तो उसको दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। प्रोविजन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ रेवेन्यू एंड इनकम, तो एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल रेवेन्यू और इनकम बनाना पड़ेगा जिसमें हम दिखाएंगे कि कुछ इनकम्स हैं जो नहीं मिलेंगे, उसका एक प्रोविजन बना के एक डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। और लॉस इनकम, जो हम लॉस हुआ है हमको उसको भी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। और फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट। हम अकाउंटिंग में हर ट्रांजेक्शन का दो मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड है, ये मान के चलते हैं कि कुछ देने के लिए कुछ लेना है, कुछ लेने के लिए कुछ देना है, वो एस्पेक्ट। तो हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, वो डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। इस एस्पेक्ट को हम बैलेंस इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट भी। बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट मतलब बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारे बिजनेस का बैलेंस शीट, उसका एसेट हमेशा इक्वल होगा उसका लायबिलिटी से, मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। फिर हम बोलेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है, मतलब ये तो है आउटसाइडर लायबिलिटी, ये है ओनर लायबिलिटी। तो एसेट हमेशा इक्वल होगा लायबिलिटी से, आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस ओनर लायबिलिटी। ये डुअल कॉन्सेप्ट हम हमेशा फॉर्म करते मानते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट, जिससे हमारा बैलेंस शीट हमेशा टैली करेगा। हमारा एसेट कभी भी लायबिलिटी से ज्यादा नहीं हो सकता कि लायबिलिटी हमारा कभी भी एसेट से ज्यादा नहीं हो सकता। थर्ड फिर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इसमें हमको ध्यान रखना है कि कौन सा रेवेन्यू को हम इस साल दिखाएंगे और कौन सा रेवेन्यू को हमको नेक्स्ट ईयर दिखाना है। उसके लिए हमें ध्यान करना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज या गुड एंड सर्विस जो हम रेंडर कर रहे हैं हमारे कस्टमर को या बायर को,
उसको हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसका रिवार्ड या बेनिफिट उस बायर या कस्टमर को मिल जाएगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई गुड़ बेच रहे हैं 17 जनवरी को 2025 को, और उसका हमको इस सब को देख के हमको पता चलता है कि हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एक पर्टिकुलर बिजनेस का तभी मानेंगे जब हम उसका बेनिफिट्स या फायदा उस बायर या कस्टमर को पहुंचा दिए होंगे, तब हम उसको मानते हैं कि हमारा रेवेन्यू हो गया है। भले ही उसका पैसा हमें अभी मिले या फ्यूचर में मिले या एडवांस में मिले, जब हम बेनिफिट देंगे कस्टमर को या बायर को तब हम उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मानेंगे। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। फिर वे है वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी ये हमारे अकाउंट से बहुत लोगों के काम का चीज है। इससे हम जो भी बोल देंगे सामने वाला इस पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए उसको हमको ऐसा होना चाहिए हमारा अकाउंट जिसका हम वेरीफाई कर सके। मतलब हम जो भी लिखे हैं उसका मेमोस होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, तो उसका एविडेंस होना चाहिए कि हमें लिख दिए ये 500 रुपये का, वैसा नहीं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इनवॉइस होना चाहिए कि हम ये 500 में खरीदे हैं। उसका एक मतलब हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रखे रहना चाहिए, नहीं तो अकाउंट्स का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हमारे अकाउंट्स को देख के ही उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस के ऊपर, और अगर वो वेरिफिएबल नहीं होगा तो उनके बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डाउन में लगे हैं। इसीलिए अकाउंट्स ऐसा होना चाहिए जिसको हम वेरीफाई कर सके डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। आज हमने जितने भी प्रिंसिपल्स थे अकाउंट्स के वो सब पढ़ चुके हैं, जो एक अकाउंट पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो इतना अकाउंट्स पढ़ने के बाद मैं जितना अकाउंट बताई हूँ उससे आपको पता तो चल ही गया होगा कि अकाउंट्स का प्रिंसिपल क्यों जरूरी है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अकाउंट्स।